उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जारी किया निर्देश। सभी लोग मास्क लगाएं जरूर, मास्क नहीं लगाने पर लगाया जाएगा जुर्माना। देहरादून में 4 घंटे में हुई 5 चेन स्नैचिंग की वारदात। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। डीजीपी अशोक कुमार ने इस वारदात पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसकी समीक्षा करने को कहा। उत्तराखंड में आबादी वाले क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों को लेकर वन विभाग ने एक नया आंकड़ा किया जारी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, पिछली गणना से इस बार आबादी वाले क्षेत्रों में लंगूरों की संख्या हुई कम। और मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार की तरफ से महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पर्यटन प्रभारी को निलंबित करने की उठाई मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवभूमि में दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और इसी से जुड़ी हुई खबर हम लेते हैं। पहले योगी के प्रस्तावित दौरे से पहले मंत्री धन सिंह रावत ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समुचित व्यवस्था जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करें। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं से मुलाकात कर पठन पाठन की जानकारी ली। यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल में शौचालय, विद्युत, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को आने जाने के लिए अलग रास्ते बनाएं, जिससे आम जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिथियों के लिए भव्य व सुंदर मंच बनाएं। मंत्री ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात भी की। आइए बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, जिसका लगातार बढ़ने के केसेस आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और इसीलिए कोरोना के मामले ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दिशा निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ते कोविड के प्रभाव के मद्देनजर सभी से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं और इसका पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार। आइए सीधे रुक करते हैं कृष्णा, एक तरफ 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, पर्यटनों की आवाजाही भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में केवल मास्क लगाना, ये दिशा निर्देश जारी किए गए या बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कुछ और भी ज्यादा नियमों का पालन कराने और नए नियमों को बनाने के लिए सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है?
बिल्कुल लाभनी, देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। खासकर हम बात करें उत्तराखंड के प्लेन एरिया जो आते हैं, चाहे राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 3 एरियो में केसेस हमें ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के मुताबिक कल शाम 13 जो है वो पूरे प्रदेश में पॉजिटिव केस आए थे, जिनमें सर्वाधिक 8 केस जो हैं वो देहरादून में मिले थे, जिसके बाद शासन और प्रशासन की चिंताएँ जो है बढ़ गई है। आज सुबह ही जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर प्रेस के माध्यम से जनता को हिदायत दी कि आप मास्क पहन के घूमें, सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो समय समय पर करते रहें। जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर 500 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो जुर्माना लगाने की तैयारी जो है वो आज से शासन प्रशासन ने शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि अब इस बार कितना कोरोना बढ़ता है और उसको रोकने के लिए कितना सफल जो है वो उत्तराखंड प्रशासन होता है, क्योंकि हमने पिछले प्रकोप में भी देखा था कि कोरोना की लहर जो थी वो इन्हीं 4 जिलों में सर्वाधिक केस मिल रहे थे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर, क्योंकि ये एरिया प्लेन एरिया में आते हैं। यहाँ पे बाहरी पर्यटकों का आना जाना भी काफ़ी रहता है। खासकर हम चाहे हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी कई श्रद्धालु जो हैं वो हर वर्ष आते हैं, और पर्यटक की झील, चाहे नैनीताल की बात करें, चाहे हम देहरादून की मसूरी की बात करें, तो ऐसी जगहों पर 12 महीना लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों की जो है वो हम कोरोना की जांच भी अब शुरू करेंगे, और हिदायत भी दी गई है कि जो भी पर्यटक एक तरीके से उत्तराखंड आ रहा है तो वो पहले से अपनी कोरोना की जांच करवा कर आए, जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी वही उत्तराखंड आए, उसके अलावा वो उत्तराखंड में ना आए। तो अब यही बड़ी बात होगी कि जिलाधिकारी आने वाले कोरोना प्रकोप की तरह जिस तरीके से खासकर देहरादून में बढ़ रहा है उसको रोकने में कितना सफल होते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लावनी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अब 4 धाम यात्रा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इसके अलावा गर्मी की छुट्टियां हैं, पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा हो जाएगी। क्या ऐसी परिस्थिति में जो प्लान किया गया है उस प्लान में क्या कोई बदलाव हो सकता है? क्या पर्यटकों की संख्या सीमित की जा सकती है? क्या 4 धाम यात्रियों में रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना को केसेस को लेकर क्या किसी तरीके का और कड़ा रेस्ट्रिक्शन हो सकता है? इस बाबत कोई जानकारी? बिल्कुल लावनी, देखिए मंगलवार से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं वो 3 मई को खुलेंगे, लेकिन अब प्रशासन ने इस वर्ष जो है 4 धाम यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि पिछले 2 वर्ष हमने देखा है कि कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ा है तो सरकार ने सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी थी। लेकिन अभी ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि सरकार जो है 4 धाम यात्रा के लेकर किसी या श्रद्धालुओं पर कोई रोक लगाएगी या उनकी सीमित संख्या करेगी या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत खुद इस पूरे मामले पर चिंतित है और नज़र वो बनाए हुए हैं। तमाम जिलाधिकारियों को उन्होंने हिदायत भी दी है कि जनता से कोरोना के प्रोटोकॉल जो हैं वो पालन करवाएं, 2 गज की दूरी हर एक जगह पर बनवाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में पर्यटक और श्रद्धालुओं को कोई कमी ना हो। क्योंकि पिछले 2 सालों में उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों का, क्योंकि 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो उसी से पहाड़ वासियों का रोजगार की लाइफलाइन वो कही जाती है और उसी से उनके साल भर का दिनचर्या जो है वो चलता है, जिसकी अब उम्मीद है कि अच्छा फल फूल जो है इस बार जाए। लेकिन अब बड़ी बात होगी कि देखने वाली उत्तराखंड का प्रशासन और शासन कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरीके से मैनेज करवाता है, ताकि कोरोना का प्रकोप जो है वो ज्यादा ना बढ़ पाए और 4 धाम यात्रा जो है इस बार सफल से आयोजन हो पाए। क्योंकि जो पर्यटक पहुंचेंगे या जो भक्त पहुंचेंगे वो बॉर्डर्स वाले जो इलाके हैं, क्या वहां बॉर्डर्स पर आरटीपीसी टेस्ट को लेकर किसी तरीके की तेजी की गई है? क्या पहले टेस्ट होगा, स्पॉन्टेनियस टेस्ट जो होता है, रैपिड टेस्ट जो होता है, उसके बाद ही जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली स्क्रूटनी करके क्या लोगों को देवभूमि में घुसने के लिए अनुमति दी जाएगी? ऐसा कोई प्रावधान, इसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपका वीकेंड पे जो है सैटरडे संडे की आपकी कोरोना की जांच करी जाएगी, क्योंकि इन दिनों सैटरडे संडे को काफ़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। तो शासन ने फिलहाल 2 दिन के लिए कोरोना कि जांच जो है वो अब कंपलसरी करी है सभी बॉर्डर पर। लेकिन जिस तरीके से अब कोरोना अगर बढ़ता चला गया तो सभी दिन जो है वो कोरोना की जांच होगी और फिर सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भी आ सकता है, जैसे कि हमने पिछले कोरोना प्रकोपों में भी देखा था कि जो भी उत्तराखंड आएगा वो कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ही आएगा, तभी उसको एंट्री मिलेगी। तो ये सब भी अगर कोरोना का लहर दोबारा बढ़ती है, कोरोना की रफ्तार अगर उत्तराखंड में तेज होती है तो संभवतः सरकार ये जो है फैसला और आदेश जो है दोबारा लागू करेगी। लाभ कृष्णा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और करूंगी और फिर अगली खबर पर जाऊंगी।
चाहूंगी, उस पर भी आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन एक सवाल और मेरा है सीधे सीधे, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी देवभूमि में बन रही है, मुझे याद है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जो पहला राज्य बना देश का जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव सबसे पहले 100% कंप्लीट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बाकायदा उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार व्यक्त किया था, उनको शुभकामनाएं दी थी, उनको बधाई दी थी। क्या बूस्टर डोज को लेकर भी ऐसा ही ड्राइव तेजी इसी के साथ नजर आ रही है? बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो उत्तराखंड ही ऐसा पहला राज्य था जिसमें सबसे पहले जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो सभी लोगों को लग चुकी थी। जिसके बाद हम सेकंड डोज की बात करें तो वो भी 90% से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। बूस्टर डोज भी उसके साथ साथ तेजी से जो है वो सभी लोगों को लगाई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और जिस एरिया में एक तरीके से काफ़ी दूर वहाँ से ऑफिस रहते हैं, निगम रहते हैं, तो उन एरिया में वो घर घर भी पहुँच रहे हैं और बूस्टर डोज का अभियान जो है वो काफ़ी तेज प्रशासन ने किया हुआ है और बूस्टर डोज भी जल्दी से उत्तराखंड में 100% लगने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगली खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कोरोना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको कृष्णा ने दी। कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने वाली है, इसलिए नियम और कायदे कानूनों पर सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आगे बढ़ते हुए राजधानी देहरादून में 4 घंटे में हुई 5 चैन स्नेचिंग की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार ने इस घटना पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसकी समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक गंभीर मामला है, 5 वारदातें करने के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। अशोक कुमार ने कहा कि वो इस मामले में अधिकारियों की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। महिलाओं के साथ महज 4 घंटे में घटी इस घटना पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो घटनाक्रम चेन स्नैचिंग की महिलाओं के साथ में हुई है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि में है। इस प्रकार के कौन से अराजक तत्व घूम रहे हैं, इसको गंभीरता से लेना होगा। अभी पुलिस महानिदेशक आए हुए थे, मैंने उनको भी ये साफ कहा है कि इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है, बाहर के कौन लोग आ रहे हैं, क्या उनका सत्यापन हुआ है, सीसीटीवी इत्यादि खंगाले जाएं और निश्चित रूप से जो अपराधी इसके हैं, जो चेन स्नैचिंग जैसे काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है चेन स्नैचर जो है वो पकड़े जाएंगे। उसकी मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, शाम 5 बजे बैठक कर रहा हूँ और जो इसके जिम्मेदारी अगर पुलिस की कहीं भी किसी लेवल पे कोई कमी होगी तो उस पर कार्रवाई भी। सर लास्ट क्या मानते हैं कि एक रूट से लेकर 5 रूटों पर वो गए, पुलिस बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, तो क्या कार्रवाई तो कुछ नहीं होगी? है कि एक्टिव नहीं थी, मेरे को तो सुनियोजित कहीं ना कहीं उनका प्लान था। सुनियोजित तो ऑब्वियसली कोई एक घटना करने आया तो एक प्लान से आया होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ट्रैप में क्यों नहीं आ पाए। वर्कआउट तो हम कर ही लेंगे 100%, किंतु उस टाइम हमारे ट्रैप में क्यों नहीं आ पाए, ये सवाल है। इसके लिए मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। कोई जवाब दे सर अधिकारियों की? वो अगर कोई किसी की गलती पाई जाएगी तो जवाबदेही 100% फिक्स। कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं कृष्णा से। कृष्णा, देखिए हम अशोक कुमार जी को सुन रहे थे, डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि ट्रैप में नहीं, उस समय नहीं, पुलिस ट्रैप में नहीं आ पाई, पुलिस को उन्होंने ट्रैप में नहीं लिया, बल्कि पुलिस उस वक्त निश्चित रूप से हम जांच करेंगे कि उस वक्त क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं पकड़ पाए, लेकिन आगे जरूर पकड़ लेंगे। इतनी वारदातें हो गई और इस तरीके का जो रिएक्शन उनकी तरफ से आ रहा है, जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो गंभीरता नहीं दिख रही है। और अगर गंभीरता नहीं दिखेगी तो बदमाश ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। कृष्णा, बिल्कुल लावनी, देखिए अभी तक फिल्मों में देखा होगा कि चोरों ने ऐसी घटनाओं को एकदम अंजाम दे दिया, क्योंकि बात ये कल की है जब दोपहर लगभग 2 बजे से ये पूरा वाकया शुरू हुआ देहरादून के रायवाला से। जो हम देख सकते हैं देहरादून से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मामला वहां से शुरू हुआ रायवाला थाने के बाद। एक चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी जो है वो देहरादून के रायपुर थाने में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक घटना को अंजाम देते हैं। तो इसी तरह फिर पटेल नगर थाना क्षेत्र में, देहरादून के कैंट क्षेत्र में, फिर प्रेम नगर क्षेत्र में, और इसके अलावा हम देख सकते हैं अंतिम में
सेलाकुई क्षेत्र में तो ये 3.5-4 घंटे में ही चोर इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते। 5 चैन स्नैचिंग जो है वो शहर के कोने से लेके बीच में घुस के फिर शहर से बाहर निकल जाते हैं और पुलिस सब कुछ देखती रह जाती है, पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि हमने जो है पूरे क्षेत्र में नाके लगा दिए थे, पूरे से सब जगह बैरियर लगा के जो है प्रत्येक बाइक सवार की चेकिंग करी जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। क्योंकि हम साफ कह सकते हैं और दावे से कह सकते हैं पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के अलावा और किसी चीज़ में उन्होंने ध्यान नहीं दिया ताकि अपराधियों की धरपकड़ हो सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से बताया, एक कोने से मामला देहरादून के हर्रे वाले से शुरू हुआ और फिर दूसरे कोने पर जाके सेलाकुई में खत्म हुआ। इस बीच देखिए देहरादून शहर के बीचों बीच से अपराधी जो है गुजर जाते हैं और शहर के बीच में जो थाने मौजूद है, देहरादून का पटेल नगर, प्रेम नगर और देहरादून का कैंट सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री आवास वहां पे स्थित है, राज्यपाल वहां पे रहते हैं क्योंकि राजभवन भी वहीं पे है। ऐसी वीआईपी जगहों पे चोर जो है वो इन चोरी को अंजाम देते हैं, महिलाओं की चैन छीनते हैं। पुलिस प्रशासन सिर्फ नींद के साये में हमको लगता है, क्योंकि 24 घंटे से अब मामले को ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के अलावा सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई और अहम सबूत उनके हाथ में नहीं लगा है, जिस कारण वो उस अपराधियों को भी अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। हालांकि डीजीपी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम उनको जरूर पकड़ लेंगे और देहरादून डीआईजी एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने भी सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जैसे भी पकड़े तुरंत पकड़े, लापरवाही जो बरतेगा उस पर कार्यवाही करी जाएगी। अब कार्यवाही एक तरीके से चोरों ने जो है घटनाओं को अंजाम दिया है फिल्मी अंदाज में, क्योंकि 4 घंटे में 5 से बड़ी घटनाओं को अंजाम देना आज से पहले कभी ऐसी उत्तराखंड में सनसनी नहीं हुई है। और सीधे सीधे ये चैलेंज भी है, ये चैलेंज भी है पुलिस महकमे को, क्योंकि जिस तरीके से आप एरिया वाइज आप बता रहे थे कि उन इलाकों में आसानी से इन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे दिया जहां से पुलिस थाने भी महज चंद मीटर्स की दूरी पर थे। साथ ही साथ आपने कहा कि बड़े वीआईपी एरिया में भी ये पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं होती। और अब जब डीजीपी साहब से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त ट्रैप नहीं कर पाए, लेकिन अब ट्रैप कर लेंगे। अब ये कैसी संजीदगी है, ये कैसी गंभीरता है, इसका अंदाजा खुद उत्तराखंड के निवासी लगा सकते हैं। और शायद इसी जो गैर जिम्मेदाराना जो अख्तियार किया गया है रवैया पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसी की बदौलत चेन स्नैचर्स में इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने एक दिन में एक झटके में 5 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। उम्मीद करते हैं कि अब जरूर प्रशासन की नींद खुलेगी और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, पूरी जानकारी हम तक विस्तार से साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड में आबादी वाले क्षेत्रों में बंदरों और लंगूरों की कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा, हमने आपको पहले भी खबरें दिखाई कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर बंदरों और लंगूरों से वहां के निवासी परेशान हैं। लेकिन अब इन्हें लेकर वन विभाग ने एक नया आंकड़ा भी जारी कर दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि पिछली गणना से इस बार आबादी वाले क्षेत्रों में लंगूरों की संख्या में कमी देखने को मिली है। वन मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे किसानों की फसलें नुकसान होने से बच पाएंगी। आबादी वाले क्षेत्रों में बंदरों की संख्या अधिक होने से वो किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही वन विभाग की तरफ से दिसंबर 2021 में राज्यव्यापी बंदर और लंगूरों की गणना का कार्य किया गया है, जिसमें वन विभाग की 31 रेंज में बंदर और लंगूरों की गणना की गई। विभाग द्वारा इस गणना के लिए 1780 वन कर्मियों को तैनात किया गया था, जिनकी निगरानी में ये गणना की गई है। सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग ने आबादी वाले क्षेत्रों में लंगूरों की संख्या रिकॉर्ड की। 2015 के बाद 2021 में ये गणना की गई, जिसमें 2015 के मुकाबले 2021 में 24.55% बंदरों की संख्या में कमी आई है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो जिस प्रकार से कमी दर्ज की गई है, वन विभाग की सफलता को दर्शाता है, जिसके चलते प्रदेश में किसानों को भी लाभ मिला है। क्योंकि बंदरों और लंगूरों से हो रहे नुकसान से किसान अक्सर प्रभावित रहते थे, लेकिन संख्या कम होने से किसानों की फसलों की उत्पादकता बढ़ी है। इधर मसूरी नगर पालिका परिषद के परिचन्न प्रभारी विनोद कुमार की तरफ से महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता और जौनपुर के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर लोगों के भारी आक्रोश को देखा गया, जिसे लेकर जौनपुर समाज के लोगों ने पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मसूरी नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। पूरे मामले में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सकारात्मक रूप न देखते हुए जौनपुर के लोगों द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस मॉल रोड पर बैरियर को बंद कर
धरना प्रदर्शन किया। वहीं पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक विनोद कुमार सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक माल रोड के दोनों बैरियर्स का संचालन नहीं किया जाएगा और प्रदर्शनकारियों द्वारा दोनों बैरियर्स के कार्यालय में ताला लगा दिया गया। बैरियर पर धरना प्रदर्शन करने से बैरियर के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जौनपुर समाज के महिपाल ने कहा कि मसूरी एक परिवार है जिसमें सभी समाज के लोग एक समानता के साथ रहते हैं, लेकिन पर्यटन प्रभारी की तरफ से क्षेत्रवाद की राजनीति कर आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं विनोद कुमार ने नगर पालिका में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर्यटन प्रभारी को निष्कासित नहीं करते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी मसूरी पालिका पर्यटन प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के महामंत्री चंद्र प्रकाश बड़ोनी ने भी पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा महिलाओं के साथ की जा रही अभद्रता को लेकर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका में कार्यरत महिला कर्मचारियों की तरफ से संघ को शिकायत की गई कि विनोद कुमार द्वारा लगातार उनके साथ अभद्रता की जा रही है। इसे लेकर संघ ने भी पालिका प्रशासन को एक पत्र जारी कर विनोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। हमारे पास एक वीडियो आई है कल रात को 12 बजे, तो मैंने जब उस वीडियो को सुना तो मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई कि इस तरीके का हमारे बीच का आदमी और इस तरीके के भाषा का प्रयोग करेगा, हमें बिल्कुल कतई विश्वास नहीं था। हमारे गांव, हमारे घर, कहां तक हम भाई को हमने घुमाया है और उस भाई ने इस तरीके की टिप्पणी की है कि आप सोमपाल भाई के बेटे हो, इतने बड़े हो गए, हमें नहीं था पता, मैंने गाड़ी से आपको खींचा, गलती हो गई, आपकी 20 गाड़ियों के पास था, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा कि ये जौनपुर का है, जौनपुरी है। नहीं तो अगर ये जौनपुर का है, जौनपुरी है, तो उसको इस तरीके से गाली दी जाएगी कि ताकि हमारा कोई यहाँ पे अपना कुछ नहीं है। अरे हम लोगों ने बसाई है, आप लोगों ने बसाई है, सबने मिलकर बसाया है इस मसूरी को, इस नगर पालिका को। आज सबसे उच्च स्तर पे ये नगर पालिका गिनी जाती है और आज इस नगर पालिका में इस तरीके के नारे लग रहे हैं कि नगर पालिका मुर्दाबाद, और ऐसे अधिकारी को इस सीट पर बिठा रखा है जो माल रोड की कमान संभाल रहा है। माल रोड एक ऐसी चीज है जहाँ प्रधानमंत्री और जाके बड़े बड़े अधिकारी पैदल चलते हैं और वहाँ पे इस तरीके की चलती है। 5 बजे के बाद सर अगर गाड़ी गेट के अंदर नहीं जाती है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं कि मत जाने दो, हमारी गाड़ी अभी रोक दो। जहाँ तक मैं जानती हूँ नगर पालिका का मतलब होता है जो नगर का पालन करती है और नगर में वहाँ की जनता आती है, और अब अगर वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है या अभद्र व्यवहार होता है तो हम जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। ऐसे समय पे आपको पता है विनोद ने चौथी बार उसे माफ किया जा रहा है, उसे अवकाश दे दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि व्यवस्थाओं में अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती है तो हमारा साथ दे, क्योंकि आज अगर उन्होंने किसी की बेटी के साथ करा तो अगला हमारी बेटी के साथ कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति पे। और बात अब जनपद हरिद्वार की करते हैं, जहां प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा की तैयारी तो शुरू कर दी, वहीं कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग की भी की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इस साल अब तक 4 धाम यात्रा को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन और पर्यटन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इसे लेकर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा में भी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न जगहों से यात्री धर्मनगरी से होते हुए जाएंगे। सरकार की ओर से पर्यटकों से कोविड संक्रमितों को रोकने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं बॉर्डर समेत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। जहाँ तक कोरोना की है वो चौथी लहर का दस्तक देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उससे घबराने की और उसकी बात इसलिए नहीं है कि वो जो भी कोरोना से मरीज आ रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने स्तर से और पूरा जनपद के स्तर से, जनपद में जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं सबको तैयार अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी मैंने टेस्टिंग बढ़ा दिया, हालांकि हमारे पास संसाधन कम है, चूँकि आप लोगों सबको याद है कि जो मैन पावर थे कोविड के दौरान रखे गए थे सबको अभी हटा दिया गया है, जिसके लिए उन लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं देहरादून हमारे राजधानी में। तो इसके बावजूद भी सीमित संसाधन में हम जो है आपने कोविड टेस्ट के लिए थोड़ा सा बढ़ा तो दिया है, लेकिन उस सापेक्ष नहीं हो। के दौरान हॉस्पिटल्स के अलर्ट की बात है, क्या सुविधा है हमारे अस्पताल में अगले 2 महीने तक के सारे
दवाइयों से लेके बिस्तर सारे उपलब्धता करा दी गई है, चाहे ज्वालापुर हो, लक्सर हो, SDH रुड़की हो, मेरा चिकित्सालय हो, GD हॉस्पिटल हो, सारे डॉक्टर्स हमारे ऑलरेडी सब जगह डॉक्टर्स भरे हुए हैं। इधर टिहरी बाईपास रोड पर वुड स्टॉक स्कूल के पास जंगलों में देर रात भीषण आग लग गई। इससे बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो गई। जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर मसूरी वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए मशक्कत की गई। वहीं सुबह के समय आग पर काबू पाया गया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि देर रात को मसूरी टिहरी रोड वुड स्टॉक स्कूल के पास के जंगलों में अचानक आग लग गई। साथ ही तेज हवा चलने के कारण झाड़ियों में आग पकड़ ली, वो फैल भी गई। उन्होंने बताया कि वन विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर कोई जंगल में आग लगाते हुए मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जाए। बीड़ी सिगरेट पीकर जंगल और सड़क किनारे झाड़ियों में न डालें। मैंने बता दिया सर उनको, फायर ब्रिगेड को और फॉरेस्ट को भी बता दिया सर। वहीं उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री पैदल मार्ग के साथ ही यमुनोत्री धाम में यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल, यात्री विश्राम गृह, अन्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने को लेकर जल संस्थान, जिला पंचायत, पर्यटन से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंठी के संचालन से यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर शौचालय, पेयजल व्यवस्थाओं के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई और इस दौरान जिलाधिकारी ने यमुनोत्री पैदल मार्गों पर स्थित दुकानों में पैकेजिंग, खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ की उत्पादन तिथि और समाप्ति तिथियों की जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि दुकानों में रेट लिस्ट, खाद्य सामग्री का समय समय पर निरीक्षण करना भी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री धाम में भीड़-भाड़ और यात्रा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किए जाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले मुख्य पड़ावों में पॉलिथीन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने भैरव मंदिर से यमुनोत्री धाम पुराने पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मार्ग में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भैरव मंदिर के पास स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस तैनाती और यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पैदल मार्गों पर अन्य व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जाए। वहीं जुलाई में खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश संगठन से पैनल तैयार कर भेजने को कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में पार्टी नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज देगी। प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मदन कौशिक ने बताया कि 4 जुलाई को राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। पैनल तैयार करने के लिए पार्टी की बैठकें शुरू हो गई है। 1-2 बैठकें और होनी है। मई के पहले हफ्ते में पार्टी पैनल तैयार कर लेगी। पैनल में 6 लोगों के नाम शामिल होंगे। इनमें 2 या 3 महिलाएं भी हो सकती हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का 4 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। खाली सीट को भरने के लिए जून तक चुनाव होने की संभावना है। इस बार ये सीट भाजपा को मिलनी तय मानी जा रही है। विधानसभा में उसके पास 47 सदस्यों का संख्या बल है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, बाकी 2 निर्दलीय विधायक हैं। तो पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।